वैसे 9 o'clock तो हो गया है, बट लोग अभी भी ऐड हो रहे हैं, तो या तो एक बार 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, उससे फिर आपका भी टाइम नहीं क्योंकि खराब होगा एक्चुअल में दोबारा से। जैसे स्लाइड हम ओपन करते हैं ना, बाद में यस सर। जैसे बीच में लोग ऐड होते हैं तो फिर वो उधर जाना पड़ता है यस उनको। सर, यस सर। हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए। कोई नहीं सर, वेट कर लेते हैं। क्या कोमल ने ज्वाइन नहीं करा अभी तक? कर लिया ना, अभी क्या है। अच्छा अभी क्या? नहीं, मैं आ गई हूँ, आ गई। अच्छा ठीक है। कोमल जी ने वैसे आज एक अच्छा सजेशन दिया था। यस सर। उन्होंने ये बोला था कि जैसे हम पहले ये सोच रहे थे ना 15 डेज है, वो पहले बेसिक्स रखें सभी का। बट ओके। कोमल जी ने ये बोला था कि आप अगर ऐसा करेंगे ना, तो जैसे अकाउंटिंग का भी बताया 2 डेज, हाँ हाँ। उसके बाद इनकम टैक्स स्टार्ट कर दिया तो फिर अकाउंटिंग वाला लोग भूल जाएंगे। तो या तो हम ऐसा करते हैं कि अकाउंटिंग की पूरा बेसिक एंड एडवांस एक साथ चलने देते हैं, तो कंप्लीट ये हो भी जाएगी अकाउंटिंग। ये भी ठीक है। और उसके बाद फिर इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं या फिर एक्सेल स्टार्ट करते हैं, तो उसका बेसिक और एडवांस एक साथ कर लेते हैं, तो वो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसके यस सर। बाद हम ऐसा कर सकते हैं, तो बताइए आप थोड़ा सर कैसा रहेगा। सर अकाउंटिंग और एक्सेल को अगर आप साथ में रखोगे तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जी, इनकम टैक्स इज अ सब्जेक्ट, वो तो लास्ट में समझ सकते हैं। तो फिर ऐसा करेंगे ना, अकाउंटिंग और एक्सेल को दोनों को साथ साथ चलने देंगे। वो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट, ये सारा जितना भी बताएंगे, तो वो नॉर्मली। सब सब हाँ, तो एक्सेल में हाँ बनेगा। एक्सेल भी बनाएंगे, तो साथ साथ में एक्सेल भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, और साथ में मैं सोच रहा हूँ टेली भी चलता रहेगा। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ अकाउंटिंग जी। बताएंगे तो फिर टेली में भी बताना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है सर। हाँ, तो पहले एक्सेल, अकाउंटिंग को टेली साथ चलने देंगे, इसमें हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इनकम टैक्स और जीएसटी स्टार्ट कर देंगे। जी सर, ये सही रहेगा। नो ऑब्जेक्शन से। एक तो लोग भी टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन करते, जब टाइम 9 का है ज्वाइन करना चाहिए। कोई नहीं सर, आप रिकॉर्ड कर लेना आज क्लास, तो नहीं नहीं, अभी आप। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। हाँ, जी जी। आप स्टार्ट कीजिए सर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ मैं ओके आपको, है ना। 1 सेकेंड। फाइल आपको शो हो रही है सबको? यस सर। आज मैंने जो शेयर किया था, तो वही वाली फाइल है। इसमें जैसे अकाउंटिंग बेसिक्स से मैं भी आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। ओके। उसमें जैसे ये है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या है। तो ये बस कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने की। जैसे मान लो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किए, जैसे यस। आपने कोई भी परचेज किया, आप जो डेली रूटीन में करते हैं बस वही चीज़ है, और कुछ अलग नहीं है। जैसे मान लो आप कोई भी मतलब कि एसी खरीदने गए, ठीक है, तो उसकी क्या काउंटिंग होनी चाहिए एज ए बिजनेस के रिगार्डिंग। ऐसा मान लो कि आप बिजनेस पर्सन हो, और आप बिजनेस के लिए मान लो एसी खरीदने के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। अगर मान लो आपने कोई सेल किया है किसी को, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। 1 सेकेंड, कोई ऐड किया है। नहीं, तो इसमें यही है कि जो फर्स्ट दो इसमें लिखा ना, प्रोसेस ऑफ, ये किस चीज़ की प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बस रिकॉर्ड करना कोई भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो सेल का हो या कोई परचेज का हो, या आपने कोई बैंक में डिपॉजिट किया हो या बैंक से विड्रॉ किया हो, तो उनको बस रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं, वो एंट्री के थ्रू करते हैं, हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं।
उसमें उसको बस रिकॉर्ड करना है। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर साथ में समराइजिंग। जैसे रिकॉर्ड कर लिया, जैसे मान लो एक ही ट्रांजेक्शन हमने 5 टाइम किए अलग अलग पार्टीज से, तो उनको फिर समराइज करना। फॉर एग्जांपल हमने सेल किया है, हमने एसी का सेल किया है, उसके बाद हमने टीवी का सेल किया है। मान लो उसकी एक कंपनी है वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करती है, तो उसने एसी सेल किया, टीवी सेल किया या वूफर सेल किया, तो उनको एक सेल, टोटल सेल कितना है उसको एक समराइज करना। तो उसको लेज़र के थ्रू हम समराइज करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गया, समराइजिंग हो गया, उसके बाद एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, उसको फिर एनालिसिस करना कि जो हमने किया है वो कौन सी पार्टी से कितने अमाउंट का किया है, और उसको फिर रिपोर्टिंग में कैसे दिखाएंगे। रिपोर्टिंग को हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये होता है कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उस सेल करके, और परचेज करके या एक्सपेंडिचर करके आपने कितना आपने एक्सपेंडिचर किया है। और फिर लास्ट में उन दोनों का फिर कंपेयर करते हैं कि आपका वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये फिर हमको एक रिपोर्टिंग करके हम दिखा देते हैं। तो एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब कि ये प्रोसेस है जो रिकॉर्ड एंट्री को रिकॉर्ड करना, साथ में लेज़र बनाना, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना। बस ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यही है। अब इसमें यही है कि द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए बिजनेस, ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये कोई भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। हमको जो पर्सनल जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो उससे अलग रखने हैं। अच्छा, तो पर्सनल अलग रखते हैं। हाँ, पर्सनल अलग रखने हैं, ये आपको मैं आगे भी बताऊंगा। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखेंगे, इसमें है ना थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे सेपरेट बिजनेस इंटाइटी कंसेप्ट, अलग व्यवसाय इकाई अवधारणा। इसमें ये है कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैसे मान लो आपकी कोई भी फर्म है या कंपनी है, तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं ये ये रिकॉर्डेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के व्यू पॉइंट के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करने हैं, रेदर देन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर। अगर मान लो उसका कोई डायरेक्टर है, एज ए कंपनी का डायरेक्टर होता है, अब डायरेक्टर ने मान लो पर्सनल अपना कोई भी टीवी खरीदा जो पर्सनल यूज़ के लिए है, वो उस बिजनेस में एंट्री नहीं करनी है। अब जैसे मान लो प्रोप्राइटरशिप है, उसमें प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अलग रखने हैं और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है वो अलग रखने हैं। फॉर एग्जांपल उसने स्कूल फीस पे की है अपने बच्चों की, तो वो तो कोई बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, तो वो अलग हो गया ट्रांजेक्शन। वो तो ड्राइंग्स हो गए। हाँ, तो वो वही बता रहा हूँ ना कि जैसे बिजनेस के ट्रांजेक्शन आपको अलग रखने हैं, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स अलग रखने हैं। तो इसमें तभी बोलते हैं कि सेपरेट बिजनेस इंटाइटी कंसेप्ट, ये सेपरेट है, उस बंदे से सेपरेट हो गया है बिजनेस। सेपरेट वालों का नहीं रहता। अब इसमें ये है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या आता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए बिजनेस, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनका रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना और रिपोर्टिंग करना, यही बस अकाउंटिंग है। 1 सेकंड कोई ऐड हो रहा है। अब इसमें ये आता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू ए बिजनेस, प्री प्री डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर। आपको प्री डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर मतलब कि क्या रूल एंड प्रोसीजर से आपको एंट्री पास करनी है। इसमें एक रूल एंड प्रोसीजर होगा ना, कि जैसे डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू करना है आपको, तो रूल्स एंड प्रोसीजर क्या हो गए वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, आपका इनकम अकाउंट कौन सा है, एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है, आपका असेट्स कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सी है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये रूल्स एंड प्रोसीजर है सारे। तो इस रूल एंड प्रोसीजर के थ्रू आपको जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो बिजनेस के हैं वो सारे रिकॉर्ड करने हैं, समराइज करने हैं, एनालाइज करने हैं एंड रिपोर्टिंग करनी है। सर लायबिलिटी में ये आता है ना, लिक्विड एसेट्स वगैरह क्या होती है? असेट्स अलग है, लाइबिलिटी अलग है। Okay. जैसे मान लो आपने कोई भी आपका बिजनेस है, मान लो इसमें आपने कोई भी वो खरीदा है, मान लो असेट्स खरीदी है, उसकी मशीनरी खरीदी है, तो वो तो असेट्स हो गई। और आपने अगर उसमें किसी से मान लो परचेज किया है,
उसमें क्या बोलते हैं क्रेडिट परचेज किया है, उधार में परचेज किया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपको वो कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। ओके। या फिर उसमें ये है कि आपने किसी से लोन लिया है, कोई बैंक से लोन लिया है, तो वो आपको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, तो वो सब लाइबिलिटी हो गई। तो ऑलराइट। लाइबिलिटी अलग है, असेट्स अलग है। ठीक। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैंने यही बताया है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जो एंट्री के थ्रू होता है, या फिर समराइज करना उसको जो लेजर के थ्रू होता है, और उसका एनालाइज एंड रिपोर्ट करना जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के थ्रू होता है। और किन का करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, जो भी बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको करना है। और कैसे करना है, वो रूल्स एंड प्रोसीजर, जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसके थ्रू करना है। रूल्स एंड प्रोसीजर में क्या क्या आता है, जैसे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, ये सारे रूल्स एंड प्रोसीजर है, उसके थ्रू करना है हमको। अब नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि जो अकाउंटिंग करनी है हमको कौन से मेथड से करनी है। इसमें दो मेथड आते हैं, एक आता है कैश सिस्टम और सेकंड आता है अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम में ये होता है कि जैसे इसमें लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है आर नॉट रिकॉर्डेड, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते इन द बुक्स अंटिल द रिलेटेड कैश अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। मतलब कि कैश सिस्टम अगर है आपके बिजनेस में, तो आपने अगर उधार का परचेज किया है या उधार का सेल किया है तो वो इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। आपको बस आपने अगर कोई कैश पेमेंट किया है या कैश रिसीव किया है वही सारे इसमें रिकॉर्ड होंगे। बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये कैश सिस्टम कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको समझना है अक्रूवल सिस्टम, जो भी बिजनेस में जो भी एप्लीकेबल होता है वो अक्रूवल सिस्टम होता है। अक्रूवल सिस्टम में ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो सारे रिकॉर्ड होंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन इट अकर्स, जब भी वो अकर हुए ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर अभी 22-23 अभी चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है ना, 22-23। यस सर। हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसमें अगर आपने कोई क्रेडिट परचेज किया है, उधार का परचेज किया है, या कोई कैश में पेमेंट किया है या उधार का सेल किया है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सारे इसमें रिकॉर्ड होंगे। और कैश सिस्टम में बस आपने अगर कैश में पेमेंट किया है और कैश में रिसीव किया है वही सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे। तो एक्चुअल में अक्रूवल सिस्टम सब पे अप्लीकेबल होता है, कैश सिस्टम कहीं भी अप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमने अभी बताया था सेपरेट बिजनेस एंटाइटी, हमको बिजनेस को अपने पर्सनल अकाउंट से अलग रखना है। अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो इसमें आपको पर्सनल अकाउंट जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो अलग हो जाएगा, बिजनेस का अलग ओपन करना पड़ेगा। कोई भी आपने परचेज किया है, कोई भी सेल किया है, कोई भी आपने असेट्स खरीदी है, कोई भी आपने इन्वेंट्री सेल की है, जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको पर्सनल जितने भी हैं उससे अलग रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको सेपरेट बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट बोलते हैं। मतलब सभी व्यावसायिक लेन देन स्वामी के दृष्टिकोण के बजाय व्यवसाय के दृष्टिकोण से दर्ज किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ये आपको मैं अलग से बताऊंगा। डबल एंट्री सिस्टम में ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके डबल इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर मान लो आपने कोई परचेज़ किया है, जैसे मान लो आपने कार परचेज़ किया है, तो कार परचेज़ की है तो आपके पास क्या आया, कार आई, और आपके पास से क्या गया, आपके पास से कैश गया या आपका बैंक बैलेंस गया, तो आपके इनके डबल इफेक्ट हुए ना। तो बिजनेस में भी यही है कि इसको डबल इफेक्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा कि कैसे मतलब कि कौन से ट्रांजैक्शन में आपको डेबिट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन में क्रेडिट करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन आपका असेट्स का है, कौन सा लायबिलिटी का है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा इनकम है, कौन सी इक्विटी है। ये सारा मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम में आगे बताऊंगा। अभी मैं बस इसके बेसिक्स बता रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसमें सारा रिकॉर्ड्स होता है। इसको वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। ये तो आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल टू थर्टी हाँ फर्स्ट जी, मार्च है, हाँ ये जी, तो सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर ही होता है, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर बेस पे नहीं होता है जितनी भी अकाउंटिंग होती है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 चल रहा है, जी। तो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से इसकी एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू क्या है? अगर मान लो आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपने कोई भी सेल किया है, या आपका कोई मान लो आपके सीए फर्म है या लॉयर की फर्म है, आपने कोई भी सर्विस दी है, या तो आपने सेल किया है या कोई सर्विस दिया है, तो इसमें ना रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड। जो भी मनी आपके पास रिसीव हुई है, जो भी मनी जो रिसीव हुई है आपकी फ्रॉम द कस्टमर्स, आपने जो भी सेल किया है कस्टमर को या कोई सर्विस दी है कस्टमर को, इसमें लिखा है ना कि मनी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सर्विस एंड प्रोडक्ट। कोई भी आपने सर्विस दी है या कोई प्रोडक्ट सेल किया है, उससे कोई भी आपके पास जो पैसा आया है, रेवेन्यू आई है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, उसको इनकम भी बोलते हैं, उसको टर्नओवर भी बोलते हैं। हिंदी में उसको आय बोलते हैं और बिक्री बोलते हैं। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बस मैंने आपको बस वन टाइम रिवाइज कर दिया है। एक्चुअल में ये बेसिक्स में इसलिए बता रहा हूँ कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको तो पता होगा ये, बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए हो सकता है कि मे भी थोड़ा अलग हो। इसलिए मैंने सोचा कि सारा मैं एक बार कवर कर लूँ। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस बस सिंपल से है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, एक्सपेंडिचर आर द कॉस्ट। जो भी एक्सपेंडिचर है या कॉस्ट है फॉर ए बिजनेस इनकर्स इन ऑर्डर टू जनरेट इन रेवेन्यू। कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब जैसे मान लो आपका जो बिजनेस है वो टीवी बनाने का बिजनेस है, तो टीवी बनाने के बिजनेस में जितने भी आपके जो भी खर्चे होते हैं, जैसे मान लो आप सैलरी भी देते हो किसी बंदे को, 1 सेकेंड, जैसे आप बंदों को सैलरी देते हो, या फिर आप सब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करवाते हो, या फिर उसमें आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, या आपके पास शेयर कैपिटल है तो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो जितने भी ये खर्चे हैं उनको वो बोलते हैं एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वे लागते हैं जो एक व्यवसाय आय उत्पन्न करने के लिए करता है। जो भी बिजनेस के लिए जो भी खर्चा हुआ वो खर्च एक्सपेंडिचर में आता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, इनकम एंड लॉस। इसको प्रॉफिट या इनकम बोलते हैं या लॉस होगा। अगर जो भी आप बिजनेस करोगे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये तो सिंपल सा है कि प्रॉफिट इज द मनी दैट रिमेन आफ्टर योर सब्ट्रैक्ट द एक्सपेंसेस। मतलब कि जो भी आपके पास रेवेन्यू आया है उसमें से एक्सपेंडिचर कम करके या और टैक्स कम करके जो भी आपके पास बच गया है वो फिर रेवेन्यू हुआ, उसको प्रॉफिट भी बोलते हैं। और अगर वाइस वर्सा है, मतलब इसके उल्टा है, तो फिर वो लॉस हो गया। सर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस? हाँ तो यही तो हुआ ना, यही बता रहा हूँ ना। ओके ओके। हाँ कि जो भी आपका रेवेन्यू हुआ, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना आपको, जैसे ये रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में से ये 7 नंबर एक्सपेंडिचर अगर कम कर दिया तो क्या बचा? प्रॉफिट बचा। अगर एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हुआ, रेवेन्यू कम हुई, तो फिर ये लॉस हो गया आपको बिजनेस में। तो ये तो सिंपल है। फिर नेक्स्ट है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक कंप्लीट हो गया। अब है करंट असेट्स। जैसे आपने अभी पूछ रहे थे ना कि असेट्स क्या है। हाँ जी। हाँ तो उसमें यही है कि कोई भी आपने, इसमें देखो रिसोर्सेज, आपने कोई भी रिसोर्सेज लगाया, जैसे आपने बिजनेस किया तो बिजनेस करने के लिए आपको रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे कि भी बैंक बैलेंस भी रखना पड़ेगा आपको, कैश इन हैंड भी रखना पड़ेगा, किसी को उधार मतलब कि किसी को उधार माल भी देना पड़ेगा, आपके पास इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी, मतलब कि जो भी आप मटेरियल सेल करोगे उसका सामान भी आपको दुकान पे रखना पड़ेगा। तो स्टॉक वगैरह, हाँ तो उसको स्टॉक बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं चालू संपत्तियाँ या करंट असेट्स। तो मतलब इसमें बोलते हैं इन्वेंट्री क्या होती है? सॉरी सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, जो आप दुकान में जो सामान भर के रखते हो उसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज।
जैसे मान लो आपकी जूते चप्पलों की दुकान है, तो आपके पास जो जूते चप्पलें हैं वो स्टॉक हो गया आपके लिए। समझ में आया शीतल जी? हम्म। तो रिसोर्सेज दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस विद इन ए ईयर, इसको करंट असेट्स इसलिए बोलते हैं कि एक मतलब कि 1 ईयर के अंदर आपकी जो 1 सेकंड कोई ऐड हो रहा है इसमें, कट गया लग रहा है। 1 वर्ष के भीतर व्यवसाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन, जैसे कैश इन हैंड हो गया, देखा ना, कैश हो गया। आपके पास अगर कैश है, मान लो 1 लाख रुपीज़ कैश है, तो आपकी वो असेट्स हो गई। आपको किसी ने चेक काट के दिया है, ठीक है, तो चेक आप कभी ना कभी तो बैंक में जमा कराएंगे, तो वो आपका असेट्स हो गया। आपकी डेटर्स हो गए, डेटर्स मीन्स कि आपने किसी को उधार में सेल किया है। अगर मान लो आप कैश में सेल करते, तो आपका ये कैश बढ़ जाता, या चेक में पैसा आ जाता, या बैंक बैलेंस आ जाता। बट आपने तो उधार में दिया है, तो उधार में देंगे तो है तो आपकी एसेट्स ही वो, तो ये डेटर्स में आ गया आपका पैसा। और आपने मान लो एक्सपेंडिचर करके इन्वेंट्रीज खरीद लिया है, मतलब कि आपने सामान भर लिया अपनी दुकान में, तो वो भी असेट्स आपकी। और ये सब हैं 1 वर्ष के भीतर ही यूज करने हैं सारे। अगर एक एक वर्ष के अंदर, 1 ईयर के अंदर सारे यूजफुल है, तो वो करंट असेट्स बोलते हैं उनको। उसके बाद बोलते हैं नॉन करंट असेट्स, इसको फिक्स असेट्स भी बोलते हैं। फिक्स असेट्स का क्या मतलब हुआ, इसमें लॉन्ग टर्म आइटम दैट कैन प्रोवाइड बेनिफिट, मतलब जो लॉन्ग टर्म आइटम है जो बेनिफिट देंगे आपको 1 ईयर के बाद तक बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स खरीदे। स्टॉक्स ये वो वाला स्टॉक नहीं है, इन्वेंट्री वाला स्टॉक नहीं है, ये शेयर मार्केट वाला स्टॉक है। मान शेयर मार्केट। हाँ, अगर मान लो आपने कोई 5 ईयर का स्टॉक खरीद लिया है, 5 ईयर की मेच्योरिटी वाला स्टॉक खरीदा है, या मान लो म्यूचुअल फंड खरीद लिया आपने, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। या आपने कोई बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, या कोई आपने ज़मीन खरीदी है कंपनी के लिए, लैंड, जिसको लैंड बोलते हैं, या बिल्डिंग आपने परचेज की है, या कोई इक्विपमेंट या मशीनरी परचेज की है, तो वो 1 ईयर के बाद तक यूज़फुल होते हैं ना। क्योंकि आपने आपने कोई मशीनरी या बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग की कोई जो लाइफ है वो 1 ईयर तो होती नहीं है, वो तो 20, 25, 30, 100 ईयर तक होती है बिल्डिंग की लाइफ। या लैंड है, उसकी भी लाइफ बहुत होती है। या जो स्टॉक्स हैं एंड बॉन्ड्स है, वही मिनिमम 5 ईयर या 3 ईयर है, उन मेच्योरिटी पीरियड होता है उनका। तो इनको फिर नॉन करंट असेट्स बोलते हैं, जिसको फिक्स असेट्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए दोनों असेट्स। असेट्स कौन कितने टाइप के होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। अब जैसे असेट्स होता है वैसी लाइबिलिटी होती है। जैसे करंट लाइबिलिटीज, जिसको चालू दायित्व भी बोलते हैं हिंदी में, इसमें भी यही है कि पेमेंट ड्यू, कि आपकी पेमेंट ड्यू है जो विद इन द ईयर, 1 साल के अंदर आपको पे करनी है कोई पेमेंट आपकी। एंड इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स आपने उधार में परचेज किया किसी से, वहाँ पर तो आपने उधार में सेल किया था तो डेटर्स बन गए थे। अब इसमें उधार में आपने परचेज किया है, उधार में आपने परचेज किया मतलब क्रेडिट पे परचेज किया है, तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर 1 ईयर तक आपको पे करना है वो, तो ये करंट लाइबिलिटीज बन गई। अगर या शॉर्ट टर्म लोन, आपने मान लो 1 ईयर तक का कोई लोन ले रखा है बैंक से, मान लो पर्सनल लोन ले लिया कोई 1 ईयर तक का, 6 मंथ तक का पर्सनल लोन ले लिया, तो आपको वो शॉर्ट टर्म लोन है, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज बन गई। या शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन लाइक टैक्स, आपको टैक्स पे करना है या कोई डिविडेंड पे करना है, तो जो 1 ईयर के अंदर ही करना है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी बन गई। तो लाइबिलिटीज का मतलब है कि आपको कोई पे करना है जो 1 ईयर के अंदर करना है, तो वो करंट लाइबिलिटी हो गई वो। तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। अब नेक्स्ट जो है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो ये कि 1 ईयर के बाद तक वो चलेगी। जैसे मान लो आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, होम लोन ले लिया आपने, जो लॉन्ग टर्म लोन है वो, जो मान लो 20 ईयर तक, 15 ईयर तक है, तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। मतलब आपको पे करना है, बट 1 साल के बाद तक पे करते रहना है आपको। तो द ओब्लिगेशंस पेमेंट्स, मतलब आपका वो पेमेंट करना है या आपकी ओब्लिगेशंस है, नॉट ड्यू विद इन द ईयर, मतलब ये विद इन द ईयर ड्यू नहीं है, उसके बाद तक ड्यू है। एंड इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन, इसमें लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया है, असेट्स कंप्लीट किया आपकी, लायबिलिटी बता दी आपकी। अब होता है इक्विटी। इक्विटी ये होता है कि जैसे अगर कंपनी है उसमें, तो वो शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट करती है।
बट जो नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं जिसमें मतलब शेयर कैपिटल नहीं होती, उसमें यही है कि जैसे मान लो आपने कोई भी बिजनेस सेटअप किया है, वो बिजनेस सेटअप करने में अब पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास मान लो 1 लाख रुपीज़ पड़ा है, तो आप बिजनेस में आपने लगाया, तो जो भी पैसा आपने लगाया है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं। अगर वो शेयर के थ्रू अगर पैसा कलेक्ट हुआ है तो शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको। तो इसमें लिखा ना, मनी दैट शेयर होल्डर्स या ओनर्स, मतलब शेयर होल्डर या ओनर की मनी इन्वेस्ट इन द कंपनी, कंपनी में जो इन्वेस्ट है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो ये भी आपकी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा पैसा हो, Yes. तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। अब होता है उसके बाद क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने देखो आपको ऊपर बताया था, देखो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। जो मैंने बताया था ना, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या है, मतलब रिपोर्ट हम कैसे देंगे, जो भी मान लो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस जो कर रहा है तो पब्लिक को कैसे रिपोर्ट करेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, हमारी बैलेंस शीट में सर क्या स्टेटस प्रॉफिट है। एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू जो भी रिपोर्ट करेगा वो बिजनेस की जो पिक्चर है वो बताएगा, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। मैंने आपको अभी नीचे बताया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, जिसको वित्तीय विवरण भी बोलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। हिंदी में आय विवरण या लाभ और हानि खाता बोलते हैं। इसमें क्या आता है, ए डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है दैट शोज ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है बाई रिपोर्टिंग रेवेन्यू। इसमें रेवेन्यू कंपनी की आती है कि जो भी उसने सेल किया है वो सारा इसमें आ गया। उसके बाद कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, उसकी क्या कॉस्ट हुई और क्या एक्सपेंडिचर हुआ उसका ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, तो जो भी इस पीरियड में जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, वो रेवेन्यू हुआ है, वो सारा इसमें आता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का। बेसिकली पूरी सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। जी जी। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मैंने अभी आपको बताया था ना, यस सर। करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें बैलेंस शीट में आपका ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट रिपोर्ट्स ए बिजनेस असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। मैंने बताया ना असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। इसमें असेट्स आएगी कंपनी की, लाइबिलिटीज आएगी और इक्विटी आएगी। जो भी मतलब ओनर ने जो भी इक्विटी लगाई है, पैसा लगाया है, वो उसमें शो करेगा। जो भी कंपनी की देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ है, वो उसमें शो करेगी। वो कंपनी की क्या असेट्स है, कंपनी के पास मतलब कि कितना पैसा है, कितनी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, वो भी इसमें शो करेगी। तो कंपनी की मेन बैलेंस शीट होती है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, तो बैलेंस शीट से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर नेक्स्ट सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी मैं ठीक है। बेसिक्स में बता रहा हूँ कि आपको उस टाइम में बताऊंगा तो आपको ये अंडरस्टैंड रहे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या आता है, इट प्रोवाइड्स डेटा। ये कौन सा डेटा प्रोवाइड करता है, 1 सेकेंड। इट प्रोवाइड्स डेटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लोज, जो भी कैश इनफ्लो है, मतलब कि बिजनेस में कहाँ से कैश आया है, कितना पैसा आया है, कंपनी में पैसा कैसे आता है। आपने मान लो कोई सेल किया होगा किसी को, तो वहाँ से पैसा आया होगा, या फिर मतलब कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से डिविडेंड आया होगा, या आपने एफडी बना रखी है तो वहाँ से इंटरेस्ट आया होगा। तो जो कैश इनफ्लो, कंपनी में कैश इनफ्लो कहाँ से आता है, इट प्रोवाइड्स डेटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लोज रिसीव्ड बाय ए कंपनी। कंपनी ने जो भी कैश इनफ्लो रिसीव किया है फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग ऑपरेशंस, कंपनी ने जो भी ऑपरेशन किया है, कोई भी बिजनेस किया है,
उससे पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा आया है, कैश इनफ्लो। एंड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया ना कि उसने मान लो एफडी कर रखी है या कंपनी में शेयर परचेज कर रखे हैं उसने, तो वहाँ से अगर डिविडेंड आ रहा है या एफडी से वो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, या उसने सेल किए हैं या सर्विस सेल किए हैं, वहाँ से कैश इनफ्लो आ रहा है, वो सारी इनफ्लो आ गए, कैश इनफ्लो इसमें सारा आएगा। उसके बाद इट आल्सो इंक्लूड ऑल कैश आउटफ्लोज। अब जितने भी कैश आउटफ्लो हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसने कोई भी परचेज किया है या फिर उसके एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो कैश आउटफ्लो हो गया उसका। तो कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज ये सारा आता है इसमें कैश स्टेटमेंट में। विच पे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। तो इसमें कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो की पिक्चर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसको क्रेडिट और डेबिट भी तो कह सकते हैं ना? क्रेडिट क्रेडिट एंड डेबिट का आपको मैं बताऊंगा, डबल एंट्री सिस्टम में आता हो। वैसे इसमें सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट एंड डेबिट ही होते हैं, बट आप किसी से अगर बात करेंगे ना कि कैश इनफ्लो की बात करेंगे, बैलेंस शीट की बात करेंगे या प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, तो उसमें डेबिट क्रेडिट से आपको बात नहीं करनी है। अच्छा आपको बात करनी है या तो इनकम से बात करनी है, एक्सपेंडिचर से बात करनी है, या फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है सर। हाँ, मतलब कि आप किसी को बोलेंगे कि भी उस कंपनी में डेबिट इतना है या क्रेडिट इतना है, तो कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ओके डेबिट क्रेडिट बस आप एंट्री करोगे वहाँ तक ही यूजफुल है, उसके बाद कोई यूज़ नहीं है उसका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पहले फर्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो बैलेंस शीट थी। थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो कैश फ्लो था। एंड जो फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो थर्ड जो फोर्थ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये है द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कि जो भी शेयर कैपिटल, मतलब कि शेयर के थ्रू अगर कंपनी ने अगर पैसा कलेक्ट किया है, तो उसमें कितने शेयर होल्डर हैं, और कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ तो कैसे उनको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सारा इसमें डिटेल आती है। जैसे अब इसमें जो लिख रखा है, हाउ प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड विद इन ए कंपनी। अगर कंपनी में कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी में कैसे उसको रिटेन किया गया है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसको कैसे प्रॉफिट को रिटेन किया गया है कंपनी में। और डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल पार्टीज़, जो एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल उसके डायरेक्टर हो गए या उसके ओनर हो गए, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रॉफिट को, ये सारा द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ये लास्ट है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये लास्ट है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या आता है, दीज आर सप्लीमेंटल नोट्स, सप्लीमेंट्री नोट्स है। इसमें क्या है, यूज टू एक्सप्लेन द अजम्पशन, मतलब कौन से एग्जम्पशन पे आपने अकाउंटिंग किया है। जैसे मैंने बताया था कि अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, एक तो कैश सिस्टम होता है और एक अक्रूवल सिस्टम होता है। कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा आपने कैश सिस्टम से किया है, अक्रूवल सिस्टम से किया है, या डबल एंट्री सिस्टम में आपने डबल एंट्री सिस्टम वाला यूज़ किया है। और इसमें जैसे अजम्पशंस जितने भी है कंपनी की, फॉर प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी अजम्पशन आपने यूज़ किया है, एज वेल एज द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो आपने किया है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, उसमें जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से अप्लीकेबल हुए हैं, वो सारा इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में आएगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स, जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ हुई है और जो भी एजम्पशंस यूज़ हुई है, सारा इसमें डिटेल आएगा। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। अब बेसिक्स मैंने अकाउंटिंग का अभी थोड़ा बताया आपको, अब डबल एंट्री सिस्टम में थोड़ा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको किसी को डाउट है इसमें? और सर किसी को डाउट है इसमें? नो सर नो। पीयूष जी आपको डाउट है?
पीयूष जी, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आ गया समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आगे मैं स्टार्ट करूँ फिर? यस सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। स्लाइड शो हो रही है? यस सर। अब डबल एंट्री सिस्टम। अब आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू करना है। अब पहले ये बता देते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ये बस बुक कीपिंग करने का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वेयर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स यूज होते हैं। मैंने बताया ना डबल इफेक्ट होता है। कोई भी अगर आपने मान लो टीवी परचेज किया है, तो बिजनेस के लिए अगर आपने टीवी परचेज किया है तो कंपनी में क्या आया है, टीवी आ गया। वो बिजनेस से क्या गया है, कैश गया या बैंक बैलेंस कम हो गया। तो इसके 2 डबल इफेक्ट हो गए। तो कोई भी एक एंट्री का डबल इफेक्ट होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वेयर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स। मिनिमम 2 डिफरेंट अकाउंट्स में इनको आपको रिकॉर्ड करना है विद इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट्स। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ का अगर परचेज किया है तो आपको 1 लाख रुपीज़ ही डेबिट करना है और 1 लाख रुपीज़ ही क्रेडिट करना है। तो जो 2 डिफरेंट अकाउंट्स आपको जो यूज़ करने हैं विद इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट से यूज़ करने हैं ऑन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। इन ए डबल एंट्री सिस्टम द एंट्रीज आर मेड इन द सिस्टम टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। जैसे मैथ की इक्वेशन होती है ना, वैसे अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है कि जैसे मान लो आपने इक्विटी लगाई, कंपनी में पैसे लगाए, तो उस पैसे का आप कहाँ यूज़ करोगे? आपने मान लो असेट्स ले लिया, असेट्स परचेज किए आपने, और आपने अगर कोई भी अगर मटेरियल है वो परचेज किया है, उसमें उधार में परचेज किया है, तो असेट्स में पैसा नहीं आया है। मतलब अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो असेट्स आपकी इंक्रीज होती। अगर मान लो अगर कैश में परचेज नहीं किया है तो आप, इसका मतलब आपका लाइबिलिटीज़ में हुआ है वो। 1 सेकंड, किसी ने वो किया है। ये इक्वेशन आपको मैं लास्ट में बताता हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा। जब मैं डबल एंट्री सिस्टम का डिटेल बताऊंगा ना तब समझ में आएगी इक्वेशन ये। ओके सर। आपको पहले मैं डेबिट क्रेडिट बताता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, असेट्स बताई थी मैंने आपको, यस सर। एक्सपेंडिचर बताया था, एक्सपेंसेस बताए थे, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बताई थी, इनकम बताई थी, इक्विटी बताई थी। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको ये कि थोड़ा इजी रहेगा समझने में। तो डेबिट एंट्रीज आर एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर पेमेंट मेड, जो भी आपने पेमेंट किया है। और ड्यूज ऑन, मतलब कंपनी का अगर आपके मतलब कंपनी में अगर ड्यू आया है या कोई आपने पेमेंट किया है तो आपको डेबिट करना है। आपने कोई भी अगर एक्सपेंडिचर किया है, कोई भी खर्चा किया है, ठीक है, तो आपको वो करना है, डेबिट करना है उस वाले केस में। ठीक है। इसमें क्या करना है, इंक्रीज इन असेट्स। अगर मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप आपके मतलब कि बिजनेस में क्या आया, एक असेट्स आ गई, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, असेट्स में इंक्रीज हुआ है। आपने कोई भी फर्नीचर खरीदा है कंपनी के लिए या मशीन खरीदी है, तो कंपनी की असेट्स बढ़ी है या कम हुई है? बढ़िया। बढ़ गई ना, तो इसमें आपको डेबिट करना है उस वाले केस में। उसके बाद कोई खर्चा किया है कंपनी ने, जैसे कंपनी ने कोई भी सैलरी पे की है, कंपनी ने कोई सैलरी पे की किसी को, यस सर। तो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको उस वाले केस में भी डेबिट करना है। मतलब कि इंक्रीज इन असेट्स, जब असेट्स में इंक्रीज हो तब आपको डेबिट करना है, या इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो तब भी आपको डेबिट करना है। मतलब कंपनी ने जहाँ पे भी पैसा स्पेंड किया है वो हाँ, कंपनी ने अगर पैसा स्पेंड किया और उस स्पेंड करने से कोई असेट्स में इंक्रीज हुआ है या कोई खर्चे में इंक्रीज हुआ है, तो सीधी सी बात है कि खर्चा, कहीं पैसा जा रहा है तो या तो असेट्स खरीदी होगी आपने या कोई खर्चा किया होगा,
तो उस वाले केस में आपको डेबिट करना है उस एंट्री में। अब इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है। अगर मान लो अगर आपकी लाइबिलिटी कम हुई है, अगर आपकी लाइबिलिटी जैसे मान लो आपसे कोई 1 लाख रुपीज़ मांगता था, मान लो आपकी उधार है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, आपको मतलब किसी को 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटीज है, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। अब मान लो उसने बोला कि यार 1 लाख रुपीज़ मत दे तुम, तो आपके लिए क्या हुआ, वो लाइबिलिटीज खत्म हो गई, राइट। या इक्वल टू कि आपकी असेट्स बढ़ गई, आपके पैसे बच गए ना। यस सर। बात तो वही हुई कि या तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई या आपकी असेट्स बढ़ गई। तो इसमें ये हुआ कि डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होती है तब भी आपको डेबिट करना है। ओके। अब ऐसे ही डिक्रीज इन इनकम, अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है, कम होती है, तब भी आपको डेबिट करना है। श्योर। जैसे मैंने बताया ना, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ, खर्चा अगर आपका बढ़ा है तो आपको डेबिट करना था। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इनकम। अगर इनकम कम हुई आपकी, अगर खर्चा बढ़ा है और इनकम कम हुई है, तो बात तो वही हो गई, सेम हुआ ना, यस सर। कि भी या तो आपका खर्चा बढ़ा या आपकी इनकम कम हो गई, बात तो वही हुई। तो अगर डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम भी अगर कम हुई है आपको, तब भी आपको डेबिट करना है। और डिक्रीज इन इक्विटी, ये चलो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, अभी आप यहाँ तक ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब आपको क्रेडिट कब करना है, इसमें क्रेडिट क्या करना है। अब क्रेडिट क्या चीज़ है, विच आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेबिट एंट्री, मतलब डेबिट एंट्री का एकदम अपोजिट है क्रेडिट। इसमें क्या करना है, ये इंक्रीज इन इक्विटी वाला सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको, ये समझ लीजिए। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जैसे मैंने क्या बताया था आपको अभी, सर इंक्रीज इन असेट्स में आपको क्या करना था, डेबिट करना था। अगर आपकी असेट्स इंक्रीज हुई है तो आपको डेबिट करना है। वैसे ही आपकी अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है आपको क्रेडिट करना है। एनी डाउट है, नहीं सर, जो डेबिट है उसका अपोजिट है। ये अपोजिट हो गया ना। अगर आपको असेट्स अगर इंक्रीज करनी है आपकी, तो वो डेबिट हो गया। इसका उल्टा अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज करनी है तो वो क्रेडिट हो गया। बिल्कुल। वैसे ही आपका एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करना था तो डेबिट किया था आपने। यस। वैसे ही अगर एक्सपेंडिचर को अगर डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आप फिर क्रेडिट करोगे। ठीक है ना। अब ऐसे ये है कि अगर आपको असेट्स में डिक्रीज करना है, असेट्स में डिक्रीज करना है आपको, अगर आपको लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इक्वल टू आपकी असेट्स डिक्रीज हो गई, असेट्स कम हो गई आपकी। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, अगर मान लो किसी ने बोला कि मुझे आप 50,000 रुपीज़ दे दो, ओके। ठीक है, किसी ने बोला आपको 50,000 रुपीज़ दे दो, ठीक है, तो उसने बोला कि यार 50,000 नहीं, मुझे 1 लाख दे दो, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। यस सर। अब 50,000 से 1 लाख रुपीज़ जब लाइबिलिटी आपकी बढ़ी, तो इसका मतलब आपके पास जो फंड था, पैसा था, ठीक है, वो कम हुआ होगा, तभी आपने दिए होंगे उसको पैसे। आपने जैसे ही उसको पैसे दिए 50,000, तो आपकी असेट्स कम हो गई ना। यस सर। हाँ, तो डिक्रीज इन असेट्स। क्रेडिट। अब इसका उल्टा मान लो, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में जो भी आपका कम हुआ है, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर आपका कम हुआ है, तो अगर उस उल्टा मान लो इसका इंक्रीज इन इनकम, इनकम में आपका इंक्रीज हुआ, तब भी आपको क्रेडिट करना है। ये बस मैंने आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया, ये रूल नहीं है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने बेसिक बताया है। अब मेन रूल ये है, जिसको गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। आपको मतलब कि
ये रूल्स देख के आपको एंट्री नहीं करनी है, ये तो मैं आपको मैंने बेसिक्स बताए हैं बस। एक सर ये इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट होता है। हाँ बस मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, आपको जब एंट्री करोगे तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद ये रखने हैं, ये जो 3 रूल्स है ना, गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये आपको याद रखने हैं। इसमें जैसे क्या है, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, जैसे मान लो सुमित का अकाउंट हो गया, सुमित से हमने परचेज किया, सुमित को हमने सेल किया, या कोई कंपनी से हमने परचेज किया, कोई कंपनी को हमने सेल किया, या कोई सीए फर्म है उससे हमने सर्विस ली या उसको हमने सर्विस दी, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गए, जिसको व्यक्तिगत खाता भी बोलते हैं। तो उसमें ये रूल्स है कि डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है, जैसे मान लो मनीष ने पीयूष को 1 लाख रुपीज़ दिए, मनीष ने पीयूष को 1 लाख रुपीज़ दिए, ओके तो इसमें रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर पीयूष हुआ, यस सर। तो पीयूष को डेबिट करना है, ठीक है, पीयूष को डेबिट करना है। एंड क्रेडिट द गिवर, इसमें मनीष गिवर हो गया, मैं क्रेडिटर हूँ। हाँ, तो आपको क्रेडिट करना है। ओके, तो पीयूष अकाउंट डेबिट, पीयूष अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, ठीक। या पीयूष अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किसको करेंगे? मनीष, तो मनीष अकाउंट क्रेडिट। ये आपका फर्स्ट रूल है ठीक है। कि अगर पर्सनल अकाउंट है आपका, यस सर। तो आपको डेबिट किसको करना है? जो प्राप्त कर रहा है, रिसीवर है। और क्रेडिट किसको करना है? जो मुझे सर। पैसा दे रहा है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें, ये पर्सनल अकाउंट है। अच्छा एग्जांपल दिया बहुत। अब दूसरा रूल्स ये है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था असेट्स, मान लो कोई आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने कोई शेयर परचेज किए, ठीक है, और आपके पास बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, या आपकी कोई लाइबिलिटीज़ है, आपने कोई लोन ले रखा है, या आपका कोई इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है, इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। जो बैलेंस शीट में आता है, जो बैलेंस शीट में दिखता है आपको, इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। इसका क्या रूल है? डेबिट दैट कम्स इन, अगर कंपनी में वो आ रहा है, अगर कंपनी में आ रहा है तो आपको डेबिट करना है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, देखो मैं फिर बताता हूँ आपको। देखो इसमें देखो डेबिट एंट्री से क्या होता है? इंक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स में इंक्रीज हो रहा है, मैंने बताया ना, Yes, ये sir। असेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट करना है। तो सेम थिंग है इधर, डेबिट दैट कम्स इन, जो कंपनी में आ रहा है, इसका मतलब कंपनी में अगर कोई हमने परचेज किया है, कोई एसेट परचेज किया है, ठीक है, तो उसको डेबिट करना है, डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोज आउट, अगर हमने कोई सेल किया है किसी को, वो क्रेडिट होगा। वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोज आउट, अगर कंपनी से बाहर गया है कोई आइटम, वो क्रेडिट करना है, और कंपनी में कोई आया है वो डेबिट करना है। ये होगा रियल अकाउंट पे। और पर्सनल अकाउंट में क्या था? डेबिट द रिसीवर, कोई प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट करना है, और Receive जो कर रहा है। देने वाला है उसको क्रेडिट करना है। तो फर्स्ट हो गया पर्सनल अकाउंट, सेकंड हो गया रियल अकाउंट, और थर्ड एकदम सिंपल है, इसको नॉमिनल अकाउंट या टेम्परेरी अकाउंट भी बोलते हैं, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। इनकम, इसको टेम्परेरी अकाउंट क्यों बोलते हैं? टेम्परेरी अकाउंट इसलिए बोलते हैं इसको कि ये जैसे बैलेंस शीट में है ना, कि जो भी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे मान लो आपका अगर कैश इन हैंड मान लो 31 मार्च को 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको 1 अप्रैल मतलब नेक्स्ट ईयर में वो 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। बट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो बैलेंस शीट के आइटम नहीं है। तो इसको टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। इसका क्या रूल है? तो फिर से रिपीट करना है इसको। किसको? नॉमिनल अकाउंट को। हाँ जी, नॉमिनल को। नॉमिनल अकाउंट या टेम्परेरी अकाउंट, जैसे मान लो आपने कोई सैलरी किसी को दी है, सैलरी दी तो आपका वो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपका
उसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अब और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचा या लॉस बचा, वही बस कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे आपका अगर आपने कोई सैलरी दी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती अगली नेक्स्ट ईयर में, वो बस उसी ईयर में कंज्यूम हो जाएगा वो, इसीलिए इसको टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं। बट कभी कभी हम जो सैलरी होती है वो पेबल खड़ी करते हैं, वो कौन सी केस? वो तो फिर बैलेंस शीट का आइटम बन गया ना, वो तो पेबल हो गया ना, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आया ही नहीं। ओके ओके, हाँ, वो तो लाइबिलिटी आपको शॉर्ट, वो तो आपकी करंट लाइबिलिटीज बन गई, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन गई अगर 1 ईयर के बाद पे करना तो। ठीक है। हाँ, अगर आपने पे कर चुके हो तो इसके लिए फिर वो एक्सपेंडिचर में आ गया हो। अब वो एक्सपेंडिचर में आ गया, इसका मतलब वो टेम्परेरी अकाउंट हो गया, और वो आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा वो। ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या रूल है, डेबिट एक्सपेंडिचर, जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया उसको डेबिट किया। ठीक है, एक्सपेंडिचर या लॉस, आपको कोई लॉस हो गया, बिजनेस में चोरी हो गई, ठीक है, या मान लो आपने किसी को उधार दिया और उसने मान लो 5 साल तक 6 साल तक पे ही नहीं किया, तो कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी अगर 5 ईयर तक पे नहीं करेगा उसको हम बैड डेट्स में डाल देंगे, कि डूबत खाते में डाल देंगे, तो वो आपका लॉस हो गया, तो उसको भी डेबिट करना आपको। तो डेबिट एक्सपेंडिचर एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, जो भी आपकी इनकम हुई है, मान लो आपका इंटरेस्ट आया, ठीक है, आपका कोई डिविडेंड आया, तो वो आपकी इनकम हो गई, और या कोई गेन हुआ, कोई भी प्रॉफिट हुआ, आपको गेन हुआ, तो क्रेडिट इनकम एंड गेन एंड डेबिट एक्सपेंडिचर एंड लॉस। तो ये थर्ड रूल है। जैसे मैंने आपको, हाँ पूछिए जी। कोई एंट्री से मतलब कोई भी एंट्री बता देना, तो एंट्री से बताइए ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एंट्री के लिए मैंने स्लाइड तैयार की है, वो कल के लिए है। ओके। इसमें मैंने 30 एंट्रीज है, वो मैंने अभी रेडी किया है। ओके। ये मैंने पहले इसलिए बताया कि गोल्डन रूल बताने से ना, कि आप थोड़ा सा कल थोड़ा इसको सही से देख लेंगे ना, अभी मैंने बता दिया है, बस थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे, तो ये जो मैं एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज है, इस पे सभी पे ये रूल्स अप्लीकेबल होंगे। ये जैसे कैश ब्रॉट बाई प्रोपराइटर, मतलब कि जो प्रोपराइटर है वो कंपनी में अगर मान लो 30,000 रुपये लगाता है, उसकी क्या एंट्री होगी, तो ये एंट्री ये है। अब वो एंट्री कैसे बनी है, ये रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा। वो जो 3 रूल है वही अप्लीकेबल होंगे सारे। अभी जो ये गोल्डन रूल है ना, एक बार फिर से रिपीट हाँ, करो, फिर से रिवाइज रिपीट करवा करा। दीजिए। अब जैसे गुड्स परचेज की है, ये गुड्स परचेज की है, तो उस पर क्या एंट्री बनेगी वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये मैंने टोटल 30 एंट्रीज है वो मैंने रखी है, जो कल रिवाइज होगी। तो आपके जो गोल्डन रूल जो अभी मैंने बताया है वो प्रैक्टिकली कल बताऊंगा मैं। ओके। ये टोटल 30 एंट्रीज है, आपको मैं फिर बता देता हूँ गोल्डन रूल। इसमें जैसे अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मीन्स कि व्यक्तिगत खाता, अगर मान लो आपने किसी से उधार परचेज किया है, या किसी को उधार सेल किया है, या आपने किसी को पेमेंट किया है, या लोन दिया किसी को, या लोन लिया है, तो कोई भी पर्सन जो भी है, या कोई कंपनी है या फर्म है, तो उसमें डेबिट द रिसीवर, अगर प्राप्त करता है उसको डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको वो कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीयूष और मनीष जी का, कि मनीष जी ने अगर, हाँ जी, ओके, कंटिन्यू। मनीष जी ने अगर पीयूष जी को अगर 1 लाख रुपीज़ दिए हैं, तो इसमें रिसीवर कौन हुआ, पीयूष हुआ, तो पीयूष को डेबिट करेंगे और मनीष को क्रेडिट कर देंगे। अब रियल अकाउंट में जैसे मान लो हमने इसमें असेट्स आ गया, लाइबिलिटी आ गई, इक्विटी अकाउंट आ गया, इसमें डेबिट दैट कम्स इन। अब जैसे मैंने बोला कि हमने लैपटॉप परचेज किया, तो लैपटॉप परचेज किया तो ये असेट्स हो गई कंपनी की, तो लैपटॉप कंपनी में आया, तो कंपनी में लैपटॉप आया, तो इसका क्या रूल है, डेबिट दैट कम्स इन, जो कंपनी में आया है उसको डेबिट करना है, तो लैपटॉप को डेबिट हो गया, या फिक्स असेट्स डेबिट हो गया। आप जब टैली में अकाउंटिंग करेंगे तो आपको अगर इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, या फिर आपको असेट्स है वो आइटम वाइज मेंटेन करने हैं, तब तो आप लैपटॉप डेबिट करोगे, नहीं तो आप नॉर्मली फिक्स असेट्स भी डेबिट कर सकते हो। तो डेबिट दैट कम्स इन, जो भी डेबिट हुआ, जो भी कंपनी में आया वो डेबिट हो गया, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट दैट गोज आउट, जो कंपनी से बाहर गया। अब कंपनी से क्या बाहर गया, कैश में पेमेंट किया होगा उसने,
उसने कैश से पेमेंट किया होगा ना, यस या फिर उससे पेमेंट किया होगा, चेक से पेमेंट किया होगा, बैंक से या बैंक से क्या पेमेंट होगा किया तो होगा। बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज हाँ, कैश से बस क्या होगा तो बस कैश सिंपल, क्रेडिट हो बस जाएगा। बस बस सिंपल है कि डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोज आउट। जो भी बाहर गया उसको क्रेडिट करना है, जो अंदर आया उसको डेबिट करना है। वो फर्स्ट रूल था डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो मतलब कि जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। और जो थर्ड है वो नॉमिनल अकाउंट का हो गया, जो टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी है, अगर कोई इनकम है या कोई एक्सपेंडिचर है, तो उसमें जो भी डेबिट एक्सपेंडिचर है वो डेबिट करना है, और जो भी इनकम है उसको क्रेडिट करना है। बस 3 रूल है। आप थोड़ा सा बस इसको कल रिवाइज कर लेंगे ना, तो कल मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो उसके लिए आपके लिए ईजी रहेगा। ऑफ कोर्स। अब बताइए, इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। नो सर। और किसी को डाउट है? नहीं, क्लियर है। अब स्लाइड को मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोगों की कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं सर, कल एंट्रीज का वेट कर रहा हूँ मैं। जॉब 30 एंट्रीज आपने एग्जांपल्स के साथ बड़ा अच्छा समझाया सर। तो आप है ना, ये थोड़ा बस, ये जो मैंने सबसे पहले जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो बस हल्के से कंसेप्ट के लिए थी कि असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया है। आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। बस ये जो लास्ट का पेज है गोल्डन रूल, बस ये 3 रूल आप कंसल्ट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। इन सब के ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड। हाँ, बस इसी के ऊपर ही अब अकाउंटिंग चलेगी, और कुछ भी नहीं है। बस अकाउंटिंग में बस डेबिट क्रेडिट है और कुछ नहीं है। ओके। तो कल आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा एंट्रीज का। आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए। नो सर। तो सर फिलहाल तो कुछ नहीं है। नहीं सर। तो आज जो बताया आपको समझ में आया है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा समझाया सर। चलिए फिर आज का फिर एंड करते हैं। सर हैव अ नाइस इवनिंग। जी 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू। लगता है सर आप आईसीएआई में आप क्लासेस लेते हैं। सर वो वीडियो की मैंने बात कही थी सर, अगर कोई मतलब ऐसे हमारे अभी अटेंड ना कर पाए तो सर उसकी ये अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी जो मतलब क्लास कहा में था क्या सारी, आपने? ये जो भी क्लास है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। अब रिकॉर्डिंग में आज रात को मैं डाल दूंगा उसमें यूट्यूब पे। सर ने कहा था रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। हाँ ठीक है सर, यूट्यूब पे डाल देना सर, उसमें बाकी हाँ, मैं मतलब यूट्यूब उसमें डाल के अटेंड नहीं कर पाया वो बाद में हाँ, देख यूट्यूब डाल के मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप उसमें Okay. कभी भी चेक कर सकते हैं। नोट्स के बारे में ग्रेट देखिए, सर ग्रेट। आप नोट्स उसी के बाद भेजिए जिसको भी जरूरत है, या फिर आप ऐसे ग्रुप में ही भेजेंगे? मेरे ख्याल से ग्रुप में भेजना ज़्यादा इजी रहेगा, कि मान लो अब मुझे नहीं पता चलेगा ना किसको जरूरत है। अगर मान लो Yes, कोई sir. फ़ोन करके नहीं, बोलेगा इसमें करेगा सर आप उसमें। ग्रुप में भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा। ग्रुप में भेजिए सर। अब जैसे ना कि जिसको मान लो रिक्वायरमेंट नहीं है वो नहीं चेक करेगा, जिसको रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लेगा वो ग्रुप में। हाँ ज़्यादा सर इजी ये है, रहेगा। आप ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे भी जरूरत होगी वो अपना चेक कर लेगा। कमल बोलो। कोई डाउट है किसी को? कमल कुछ बोल रही थी। हाँ जी कोमल जी, कोमल जी आप बता रहे थे कुछ? नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि ग्रुप में आधे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके पास भी ऐसे नोट्स जा रहे हैं जो आप इतना टाइम लगा के बना रहे हो। जी हाँ सही कह रहे हैं। तो मेरा कहना चलो, इसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जी जी ठीक है ओके सर। नहीं, वो जो कमल बोल रहे थे भाई इंटरेस्टेड है वो ग्रुप में, भाई एक अलग ग्रुप भी बनाना चाहते थे, या फिर यही ग्रुप चलेगा, चलाएं? I वो think देख अलग लेंगे। अब जैसे अलग बना। अब देखो ना, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। पहले एक ग्रुप बनाए, उसके बाद वो इंटरेस्टेड है वो ग्रुप बन जाएगा, फिर कोई और बोलेगा यार मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, फिर वो धीरे धीरे उसमें ऐड हो जाएंगे, तो बाद फिर बराबरी वही रहेगी। ये तो आप देखें। नहीं, कई लोग जो लेना ही नहीं चाहते क्लास को, या तो लीव कर दे। नहीं, जो सही है, जो लेना ही नहीं क्लास चाहेंगे वो ज्वाइन ही नहीं होगा। ग्रुप को लीव कर दो। नहीं, सर, बात तो सही जो है, क्लास तो नहीं क्लास- लेना, अगर लेना क्लास लेना ही नहीं चाहते हैं जो लोग, तो हाँ, वो तो- लीव कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। जो लेना नहीं चाहते हैं वो अटेंड ही नहीं हो ना, क्लास में मत अटेंड हो। सर बात ये वो लोग सिंसियर नहीं है ना, उन्हें नोट्स ऐसे ही मिल रहे हैं, हम यहाँ पे इतना एफर्ट लेके क्लास अटेंड कर रहे हैं, सर अच्छा ही लगता है ना बात। नहीं ऐसे ऐसी ऐसी बात नहीं है यार। नहीं नहीं, जैसे ये ना कि मान लो आज क्लास लेने का टाइम ना हो।
ये भी हो सकता है ना कि मान लो किसी को बेसिक्स पता है तो वो नहीं अटेंड करेगा, बाद में मान लो कोई नया टॉपिक आए वो सोचे कि यार मैं अटेंड करना चाहिए तो वो अटेंड कर लेगा। तो एक बार तो मेरे ख्याल से ऐसे ही चलने देना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके ओके, जैसे आपको ठीक लगे। यस सर। ठीक है फिर, ओके, ठीक गुड है, नाइट। थैंक यू सर। सर आपका सेशन बहुत अच्छा था। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड सर, नाइट। गुड नाइट। हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी टीचर। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, थैंक यू शिका। ओके बाय, ओके, थैंक ओके यू। बाय सर। बाय।